हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ जीएस सेंट्रल। आप सबों को गुड मॉर्निंग। और आज का हमारा सेशन इंडियन पॉलिटी के एक और टॉपिक जिसका नाम है पंचायती राज, जो आपको सामने बोर्ड पर दिख रहा होगा, पंचायती राज व्यवस्था या प्रणाली से संबंधित है। आज हम इसके बारे में, इसका इतिहास और फिर कैसे कैसे रिफॉर्म्स हुए और अभी वर्तमान स्थिति क्या है भारत में पंचायती राज व्यवस्था की, इस पर हम लोग इस सेशन में बात करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि वे भी इससे लाभ उठा सकें और उनको भी जो समस्याएं हैं इस टॉपिक से संबंधित वो दूर हो पाए। ठीक है, और आइए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है पंचायती राज प्रणाली या व्यवस्था। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख भी रहा होगा, लिखा हुआ है पंचायती राज व्यवस्था। इस टॉपिक को हम लोगों ने दो हिस्से में डिवाइड किया है, दो हिस्से में बांट करके हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। वो दो हिस्से कौन कौन होंगे उसके बारे में जान लीजिए। पंचायती राज को जब भी आप पढ़ें तो दो हिस्से में बांट करके पढ़ें इसको। पहला हिस्सा होगा इसका इतिहास। इंडिया में, भारत में पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन का इतिहास क्या रहा है, और दूसरी चीज जो है वो रहेगा इसका संवैधानिकीकरण। मतलब इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कब किया गया और उसके बाद वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान व्यवस्था क्या है, ये इसको हम लोग दूसरे हिस्से में पढ़ेंगे। तो पहले हिस्से में जो इसका इतिहास है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। भारत में ऐसा नहीं है कि हमने पंचायती राज व्यवस्था जो है वो अन्य विषयों के प्रकार से की तरह किसी दूसरे देश के संविधान से बोरो किया है या लिया है, ऐसा नहीं है। पंचायती राज हमारी अपनी व्यवस्था है और प्राचीन काल से, प्राचीन भारतीय इतिहास में भी अगर देखेंगे तो स्थानीय स्वशासन नाम की संस्थाएं हुआ करती थी। जैसे आपको प्राचीन इतिहास में सभा और समिति का जिक्र मिलता है, एक और संस्था विदत का जिक्र मिलता है। वहां से जब आगे आएंगे तो धीरे धीरे जैसे जैसे इतिहास में विकास हुआ है, उसी प्रकार अलग अलग शासकों के कार्यकाल में अलग अलग रूप में स्थानीय स्वशासी संस्थाएं मौजूद थीं और उन्होंने अपना कार्य भी किया है। बाद में जब अंग्रेज आए, उनके समय में भी स्थानीय स्वशासन प्रणाली के लिए कार्य किए गए और भारत की आज़ादी के बाद भी इसको लेकर के संविधान में संशोधन किए गए और अलग अलग सरकारों ने इसके लिए अपनी अपनी कोशिशें भी की। आज हम लोग बेसिकली स्वतंत्रता के बाद का जो इसका इतिहास है उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो उसमें आपको याद रखना है कि सबसे पहले सन 1952 में, 1952 में स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्थानीय स्वशासन या गांवों के विकास के लिए दो योजनाएं आरंभ की गईं। पहली योजना 1952 में आई और दूसरी योजना अगले साल 1953 में आई। कौन कौन सी योजनाएं थी? 1952 में जो योजना आई उसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, या इंग्लिश में उसको कह लेते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1953 में जो योजना आई उसको कहते हैं राष्ट्रीय विस्तार सेवा, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। एक बार फिर से सुनिए, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। इन दोनों योजनाओं को पंडित नेहरू के कार्यकाल में लॉन्च किया गया और इन दोनों योजनाओं के लिए जो है आपका बीडीओ नाम के अधिकारी को इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी दी गई कि इसके कार्यान्वयन, इसके इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेवारी ब्लॉक स्तर पर जो बीडीओ नामक अधिकारी होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, हिंदी में कहते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, इसे दी गई। 5 सालों के बाद मतलब साल आ गया 1957। 1957 में इन दोनों योजनाओं के कार्यान्वयन की एक रिपोर्ट बनाने के लिए, इसका क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, गांवों पर इन दो योजनाओं का क्या असर हुआ, इसको चेक करने के लिए एक कमेटी बनाई गई पंडित नेहरू के द्वारा। इस कमेटी का नाम है आपका बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी बनी 1957 में।
इस कमेटी की स्थापना जनवरी 1957 में हुई थी, इस बात को याद रखिएगा। जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी बनी और इस कमेटी ने इन दोनों योजनाओं की अच्छे से समीक्षा की और समीक्षा करके इसी वर्ष नवंबर में अपना रिपोर्ट भी दे दिया। नवंबर 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई। मैंने बताया कि इन दोनों योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक कमेटी बनाई गई बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में, जिसका नाम हो गया बलवंत राय मेहता कमेटी। इस कमेटी की स्थापना जनवरी 1957 में की गई और इसने अपनी रिपोर्ट उसी वर्ष नवंबर 1957 में सबमिट कर दे दी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कई प्रकार की अनुशंसाएं की, लेकिन जो मुख्य अनुशंसा की वह यह थी कि योजनाओं को बनाने से गांव का पूर्ण विकास संभव नहीं है। गांव के पूर्ण विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करनी चाहिए। ठीक, अब हम लोग यहां से थोड़ा पीछे और आते हैं। जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था, उस समय भारतीय संविधान के पार्ट नंबर 4 में, है ना, भाग नंबर 4 में, जिसका नाम है डीपीएसपी, आर्टिकल नंबर 40 अनुच्छेद नंबर 40 में लिखा गया कि सरकारों के द्वारा पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, जिसमें हमने डीपीएसपी के बारे में पढ़ाई की, कि अनुच्छेद 40 जो है वो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है ना, गांधीयन प्रिंसिपल से प्रेरित है। और गांधीयन प्रिंसिपल के से प्रेरित होने के कारण आर्टिकल 40 में पंचायतों की स्थापना को जगह दी गई और ये डीपीएसपी में इसको जगह दी गई ताकि आने वाले भविष्य में जब सरकार अपने स्तर पे सुदृढ़ और मजबूत हो जाएगी, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगी, तो वो पंचायतों की स्थापना करेगी। और अब यहाँ से हम यहाँ वापस आते हैं 1957 में। बलवंत राय मेहता यही कह रहे हैं कि योजना बनाने से नहीं होगा, आप पंचायतों की स्थापना कीजिए जो डीपीएसपी में आपको करने के लिए कहा गया है। ठीक है ना, तो ये उनकी सबसे मुख्य अनुशंसा थी। और जो उसके रिकमेंडेशंस हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशंस, अनुशंसाएं, इसके बारे में बात करते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी की जो अनुशंसाएं हैं उसमें सबसे पहले नंबर 1 पे है कि 3 स्तरीय, है ना, जिसको कह सकते हैं, हिंदी में चलिए लिख दे रहा हूं, 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। मतलब 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की जाए। अब वो 3 स्तर कौन कौन होंगे ये भी बताया गया। सबसे निचला स्तर जो होगा गांव के स्तर पर, वो होगी अपनी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत से ऊपर ब्लॉक लेवल पे होगा पंचायत समिति, और पंचायत समिति के ऊपर सबसे अपर लेवल होगा जिला परिषद। तो ये 3 लेवल के पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की बात की गई बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। एक बार फिर से सुन लीजिए, गांव के स्तर पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक या प्रखंड के स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद। अच्छा, ये कहा गया बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा कि ये तीनों जो होंगे वो अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा आपस में कनेक्टेड होंगे, आपस में जुड़े हुए होंगे। फिर से सुन लीजिए, अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा आपस में जुड़े होंगे। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण इनकी अनुशंसा थी इस कमेटी की, बलवंत राय मेहता कमेटी की, वो इन्होंने ये कहा कि ग्राम पंचायत की जो स्थापना होगी, जो गांव के स्तर पर है, तो ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा होनी चाहिए। ग्राम पंचायत के मेंबर जो होंगे वो डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन इनडायरेक्टली इलेक्टेड लोगों से होगा और प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित लोगों से होगा। ठीक है, थर्ड रिकमेंडेशन जो है उस पर आते हैं। तीसरी जो इनकी अनुशंसा थी वो ये है कि पंचायत समिति मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। मतलब इसका जो मिडिल लेवल है पंचायत समिति, वो मुख्य कार्यकारी संस्था होगी। जिला परिषद जो है वो केवल समन्वय और सलाह और आपका पर्यवेक्षण का कार्य करेगी। 2 बातें हो गई। नंबर 1 कि जो पंचायत समिति है वो मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी,
और जो जिला परिषद अपर लेवल है वो कोऑर्डिनेशन का काम करेगा, एडवाइस का काम करेगा और रिव्यू का काम करेगा। ठीक है। अगली बात, जिला परिषद का जो अध्यक्ष इन्होंने बताया वो बताया कि डीएम होना चाहिए, है ना, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिसको हम लोग कलेक्टर कहते हैं। तो डीएम जो होगा वो जिला परिषद का अध्यक्ष होगा। और इन्होंने कहा कि इन निकायों को, कौन कौन निकाय, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इन निकायों को राजस्व प्राप्ति के स्रोत मिलने चाहिए ताकि ये अपने कार्यों और जिम्मेदारियों का वहन अच्छे तरीके से कर सके। तो ये बलवंत राय मेहता कमेटी की अनुशंसाएं हैं जिनको हम लोग एक एक करके पढ़ रहे हैं। उन्होंने 3 स्तरीय पंचायती राज संस्था की स्थापना की बात की। उन्होंने ये भी कहा कि ये अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा आपस में कनेक्टेड होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें जो ग्राम पंचायत होगा उसका इलेक्शन डायरेक्ट होगा, पंचायत समिति और जिला परिषद का इलेक्शन इनडायरेक्टली होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इनको इकोनॉमिक रूप से स्ट्रांग बनाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जिला परिषद एडवाइजरी बॉडी होगी और कोऑर्डिनेशन का काम देखेगी, रिव्यू का काम देखेगी, और पंचायत समिति जो है वो मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, है ना। और उन्होंने कहा कि भविष्य में आने वाले वक्त में राज्यों की जो असेंबली है, राज्य विधानसभाएं हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि वो पंचायतों को और अधिक से अधिक अधिकार जो है वो सौंपे। अब देखिए, बलवंत राय मेहता कमेटी की जो रिपोर्ट आई और इसकी जो सिफारिशें थी, इन सिफारिशों को जनवरी 1958 में एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद नाम की जो संस्था योजना आयोग से एसोसिएटेड थी, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। ये याद रखना है पॉइंट, जनवरी 1958। देखिए, बलवंत राय मेहता कमेटी की स्थापना कब हुई? 57 में जनवरी में। रिपोर्ट कब आई? नवंबर 1957 में। एक्सेप्ट कब किया गया? जनवरी 1958 में। एनडीसी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। एनडीसी का मतलब होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। और इसकी सिफारिशों को लागू किया गया और भारत का पहला पंचायती राज संस्था की स्थापना राजस्थान के नागौर जिले में की गई। राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 है ना, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में, नागौर जो राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है, नागौर जिले में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की गई। इसके 9 दिनों के बाद, आफ्टर 9 डेज, आंध्र प्रदेश के सादनगर में, आंध्र प्रदेश 11 अक्टूबर 1959 को भी एक पंचायती राज संस्था की स्थापना कर दी गई। इस प्रकार भारत में सबसे पहला राज्य जिसने अपने यहाँ पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की वो बन गया आपका राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट, और दूसरा बन गया सादनगर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश का। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम पंचायतों की स्थापना कहाँ हुई, तो जवाब क्या बताइएगा? राजस्थान के नागौर में। और अगर ये ऑप्शन ना हो तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के सादनगर में। आगे चलते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि इसको देख करके कई अन्य राज्यों ने भी अपने यहाँ पंचायतों की स्थापना की। राजस्थान और आंध्र प्रदेश को देखते हुए कई अन्य राज्यों ने भी अपने यहाँ पंचायतों की स्थापना की। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि इन राज्यों ने अपने मन से, अपनी इच्छा के अनुसार इसमें बदलाव कर लिए। कहीं 2 स्तरीय, कहीं 3 स्तरीय, कहीं 4 स्तरीय पंचायतों की स्थापना हुई। जैसे उसमें हम लोग एग्जांपल में अगर देखें तो राजस्थान में 3 टायर, आंध्र प्रदेश में 3 टायर, है ना। उसके बाद आपका तमिलनाडु में 2 टायर और पश्चिम बंगाल में 4 टायर। तमिलनाडु में 2 टायर और वेस्ट बंगाल में 4 टायर। टायर मतलब लेवल, 4 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय। तो अलग अलग राज्यों ने अपने अपनी इच्छा से अलग अलग स्तरों वाली पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना कर ली, बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों को देखते हुए। इतना ही नहीं, इन लोगों ने इसकी संरचना में तो बदलाव किया ही, इनके अधिकारों में भी बदलाव किया। जैसे राजस्थान और आंध्र प्रदेश, इन 2 राज्यों में पंचायत समिति मुख्य कार्यकारी संस्था हुआ करती थी।
जबकि महाराष्ट्र और गुजरात जिन्होंने अपने यहाँ भी पंचायतों की स्थापना की थी, वहाँ जिला परिषद मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी हुआ करती थी। जबकि बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या कहा था कि पंचायत समिति को मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाना है और जिला परिषद को एडवाइजरी बॉडी बनाना है। तो ये भिन्नताएं अलग अलग राज्यों में आई। इन सबको ठीक करने के लिए, और चूंकि उस समय तक कांग्रेस की सरकार जो है वो गिर चुकी थी, फिर चुनाव हुए, आम चुनाव, और इस बार जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई, जिसके प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने एक अलग कमेटी की स्थापना की पंचायतों से संबंधित, जिसे हम कहते हैं अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता समिति या अशोक मेहता कमेटी, ये जनता पार्टी की सरकार के द्वारा 1977 में बनवाई गई थी। स्थापना उसकी हुई है आपका दिसंबर 1977 में। दिसंबर 1977 में अशोक मेहता कमेटी की स्थापना हुई, जो जनता पार्टी की सरकार के द्वारा की गई थी, जिसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी थे। इस समिति ने भी अपना रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद अपनी रिपोर्ट दी, और इसने अपनी रिपोर्ट में कुल 132 सिफारिशें की, 132 बातें बताई, अनुशंसाएं की, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण अनुशंसाएं जो हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। नंबर 1, जो सबसे महत्वपूर्ण इसकी अनुशंसा थी वो यह कि अशोक मेहता कमेटी ने कहा कि 3 स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं जो हैं उनको रिप्लेस कर देना चाहिए 2 स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं से। मतलब कहा कि एक लेवल को हटाइए, यहाँ से जो ये 3 स्तर के हैं इसको कम करके इनको 2 स्तरीय 2 टायर का बनाया जाए। अब वो 2 टायर कौन कौन से होंगे वो भी कमेटी ने बताया। नंबर 1 बताया जिला परिषद। जिला परिषद एक लेवल होगा, और दूसरा लेवल इसने बताया मंडल पंचायत। एक न्यू वर्ड आ गया, मंडल पंचायत। मंडल पंचायत के बारे में कमेटी ने बताया कि 15,000 से 20,000 की जनसंख्या को देखते हुए उतने जनसंख्या के लिए एक मंडल पंचायत की स्थापना की जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण अनुशंसा थी अशोक मेहता समिति की। क्या थी कि 3 टायर वाली व्यवस्था को समाप्त करके 2 टायर का कर दिया जाए, और 2 टायर कौन कौन से होंगे? जिला परिषद होगा और मंडल पंचायत होगी। इसके बाद अगर दूसरी अनुशंसा की इसकी बात की जाए तो इसने ये कहा कि विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन का मेन पॉइंट जो होना चाहिए वो डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, जो कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने पंचायत समिति को बताया था, मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी। अशोक मेहता कमेटी ने बताया कि नहीं, पंचायत समिति तो है ही नहीं इसमें, तो मेन जो बॉडी होगी डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण की वो होगी जिला परिषद। यहीं पर योजनाएं बनाई जाएंगी और यहीं से कार्यान्वयन भी सुनिश्चित किया जाएगा। अगली बात इन्होंने कहा कि जिला परिषद को मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी बना दीजिए। इन्होंने ये भी कहा कि पंचायतों के जो चुनाव हैं उसमें राजनीतिक पार्टियों को मौका दिया जाए, राजनीतिक पार्टियां ऑफिशियली उसमें हिस्सा लें पंचायतों के इलेक्शंस में। और ये बात एग्जाम में पूछी जाती है कि किस कमेटी ने राजनीतिक पार्टियों के इन्वॉल्वमेंट की बात कही थी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में, तो जवाब होता है अशोक मेहता कमेटी ने कही थी। इन्होंने ये भी फिर से एक बात रिपीट की कि पंचायतों के पास टैक्सेशन की सुविधा होनी चाहिए, मतलब वित्तीय रिसोर्सेज उसके पास होने चाहिए ताकि वे अपने कार्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक से कर सके। अशोक मेहता समिति ने सोशल ऑडिट की बात भी की थी। सोशल ऑडिट की बात की थी। सोशल ऑडिट मतलब होता है सामाजिक लेखा परीक्षण। सोशल ऑडिट पंचायतों के द्वारा जो पैसे खर्च किए जाएंगे उनका सोशल ऑडिट करवाना चाहिए। ये बात अशोक मेहता कमेटी ने अपने अनुशंसा में कही थी। अशोक मेहता कमेटी ने एक बात और कही थी कि नींद की रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शंस होने चाहिए। रेगुलर इंटरवल पे पंचायतों के इलेक्शंस करवाए जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि हुआ फिर उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अशोक मेहता कमेटी ने यह भी कहा कि इन पंचायतों से अलग एक न्याय पंचायत की स्थापना भी की जानी चाहिए। न्याय पंचायत जो गांव के स्तर पे या पंचायत के स्तर पे जो डिस्प्यूट्स हैं, विवाद हो जाते हैं गांव के लोगों के बीच, उसको देखेगी। तो एक अलग से न्याय पंचायत की स्थापना की बात भी अशोक मेहता कमेटी ने बताई थी। ये भी बताया
कि ये जो न्याय पंचायत होगा इसकी अध्यक्षता एक न्यायाधीश के द्वारा की जानी चाहिए, एक जज के द्वारा की जानी चाहिए। मतलब पंचायत स्तर पर भी एक जज का अपॉइंटमेंट किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। इसी अशोक मेहता कमेटी ने यह भी बताया कि राज्य स्तरीय जो मंत्रिमंडल है, राज्य स्तरीय मंत्रिपरिषद में पंचायती राज मंत्रालय का गठन होना चाहिए और एक मंत्री पंचायती राज मंत्री के रूप में उसमें नियुक्त होना चाहिए, जो पंचायतों से संबंधित मुद्दों को के लिए उत्तरदायी हो, जिम्मेवार हो। तो ये सब अशोक मेहता कमेटी की सिफारिशें थी। इन्होंने ये भी कहा, आरक्षण की बात की, पहली बार पंचायतों में एसटी और एससी को जनसंख्या के आधार पर उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये भी अशोक मेहता कमेटी की सिफारिश में था। मतलब बहुत सारी बातें मैंने बताया आपको कि जनता पार्टी अशोक मेहता कमेटी ने 132 सिफारिशें की थी, जिनमें कुछ हाईलाइटेड जो इम्पोर्टेंट सिफारिशें थी वो हमने अभी डिस्कस की। कि आरक्षण की बात की इसने, कराधान या टैक्सेशन की बात की इसने कहा कि जिला को मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाइए, इसने 2 स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की बात की, इसने पंचायतों के चुनाव को रेगुलर इंटरवल पे कराने की बात की, इसने पंचायतों के चुनाव में पॉलिटिकल पार्टीज के इन्वॉल्वमेंट की बात की, है ना, और इसने मंडल पंचायत वाली जो स्थापना थी उसकी बात की। तो ये सब बातों को बताते बताते समय यहाँ तक पहुँच गया कि जनता पार्टी की सरकार गिर गई और अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर कोई कार्य नहीं हो पाया। ये सिफारिशें आई और रखी की रखी रह गई, क्योंकि सरकार ही गिर गई जिस सरकार ने इसे बनाया था। जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में सरकार गिर जाने के कारण इस पर कोई काम नहीं हुआ। परंतु कुछ राज्यों ने अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को देखते हुए अपने यहाँ पंचायतों की स्थापना की और उसमें थोड़े बदलाव भी किए, उन पर बात करते हैं। मैंने कहा कि कुछ राज्यों ने अपने यहाँ इसको लागू करवाया और अपनी उस संरचना में बदलाव किया, जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, है ना। इन 3 राज्यों के नाम याद रख लें आप, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इन तीनों राज्यों ने अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को अपने यहाँ लागू करवाया। केंद्र स्तर पर तो कुछ काम हुआ नहीं क्योंकि सरकार ही गिर चुकी थी। अब हम अगली कमेटी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है GVK राव कमेटी। GVK राव समिति की स्थापना योजना आयोग के द्वारा की गई थी। प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग ने इस समिति की स्थापना की थी और इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि ग्रामीण विकास और जो गरीबी उन्मूलन के जो कार्यक्रम देश में चलाए जा रहे हैं उनका रिव्यू करना, उनकी समीक्षा करना, और इसके लिए कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया GVK राव कमेटी। इसकी स्थापना हुई 1985 में योजना आयोग के द्वारा, प्लानिंग कमीशन के द्वारा। समिति ने अपनी रिपोर्ट जब बनाई रिव्यू करके और रिसर्च करके, तो इस अपनी रिपोर्ट में कहा कि पंचायती राज संस्थाएं बिना जड़ की घास हैं। पंचायती राज संस्थाएं जो हैं वो बिना जड़ की घास हैं। स्टेटमेंट याद रखिएगा, GVK राव समिति का ये स्टेटमेंट है। अब इसने भी अपनी अनुशंसाएं की, इसमें कुछ महत्वपूर्ण अनुशंसाएं जो हैं उस पर बात करते हैं। जैसे सबसे पहली अनुशंसा क्या है कि जिला स्तरीय जो लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, जिला परिषद, उसको डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मेन पॉइंट बनाया जाए। मतलब जिला को प्रमुखता दी जाए, जिला परिषद को प्रमुखता दी जाए और वहीं पर योजनाओं का निर्माण व क्रियान्वयन किया जाए। मतलब इसने डिस्ट्रिक्ट पर फोकस किया और डिस्ट्रिक्ट से संबंधित बातें की। इसने ये भी कहा कि राज्य स्तरीय जो विधानसभा है, राज्य में जो विधानसभा है, असेंबली है, उसको अपने कुछ अधिकारों को, कुछ कार्यों को डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफर करना चाहिए ताकि वो उसमें उस क्षेत्र में डेवलपमेंट के कार्य कर सके। GVK राव कमेटी की जो सबसे महत्वपूर्ण अनुशंसा हुई वो ये कि GVK राव कमेटी ने कहा कि देखिए भाई, जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में आपने जो कलेक्टर को बना रखा है, DM को बना रखा है, तो DM के पास ऑलरेडी 1000 काम होते हैं। उसके पास इतनी फुर्सत नहीं होती हमेशा कि वह जिला परिषद की अध्यक्षता कर सके, उसकी मीटिंग्स में बराबर आ पाए। तो GVK राव कमेटी ने एक अलग पद के
सृजन की बात की, जिसका नाम रखा गया DDC, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। GV राव कमेटी ने कहा कि DM के बदले DDC नाम का एक पद बनाया जाए, जिला विकास आयुक्त इसको कहते हैं हिंदी में। तो जिला विकास आयुक्त डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर नाम का एक पद बनाया जाए और इसे जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया जाए, जो DM के अधीनस्थ होकर के कार्य करेगा और जिला परिषद की अध्यक्षता करेगा, और जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होगा, है ना। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा ये, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात की गई ऑफ जिला परिषद। कौन होगा? DDC। किसने कहा? GV राव कमेटी ने कहा। तो इस कमेटी की अनुशंसा ये थी। थोड़े बहुत इधर उधर चेंजेस हुए, अलग अलग राज्यों ने ये पद भी अपने अपने यहाँ बनाया। अभी भी कई राज्यों में ये पद देखने को मिलता है, DDC, जिला विकास आयुक्त का पद। आगे चलते हैं। आगे फिर दो और कमेटियों का नाम हमें पढ़ना है, जो पंचायतों के प्लानिंग, पंचायतों में योजनाओं का निर्माण किस प्रकार से हो, इससे संबंधित है। हम उनकी बात कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। पंचायतों में योजना निर्माण या प्लानिंग से संबंधित। पंचायतों में योजना निर्माण मतलब अब तक जितनी कमेटियां आई, उन्होंने उनमें से सिर्फ बलवंत राय मेहता को छोड़ करके अन्य कमेटियों ने कहा कि भाई डिस्ट्रिक्ट को ही मेन जो बॉडी बनाए और वहीं पर प्लानिंग और उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए। तो उससे संबंधित जो दो और कमेटियां हैं, एक है आपका दांत वाला कमेटी, है ना, दांत वाला समिति, और दूसरी है हनुमंत राव समिति। दांत वाला समिति और हनुमंत राव समिति। एक समिति बनी 1978 में और एक बनी 1984 में। ये दोनों कमेटियां जिला स्तर पर नियोजन या प्लानिंग से संबंधित थी। है ना, प्लानिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। इस मुद्दे से दो कमेटियां अलग अलग बनी थी जिन्होंने इस मुद्दे पर बात की। एक दांत वाला कमेटी बनी 1978 में, एक हनुमंत राव कमेटी बनी 1984 में। इसके बाद की जो महत्वपूर्ण कमेटी है, इसको लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। इसके बाद की जो महत्वपूर्ण कमेटी है वो है आपकी LM सिंघवी कमेटी। LM सिंघवी समिति। इस समिति की स्थापना 1986 में की गई राजीव गांधी की सरकार के द्वारा। राजीव गांधी की सरकार आ चुकी थी और राजीव गांधी पंचायतों की स्थापना को लेकर के थोड़े जागरूक भी थे और थोड़े उनकी इच्छा भी थी कि पंचायतों की स्थापना की जाए, और उसको लेकर के उन्होंने एक कमेटी बनाई 1986 में LM सिंघवी की अध्यक्षता में। तो कमेटी का नाम हो गया LM सिंघवी कमेटी, 1986 में बनी। इस समिति को जो सब्जेक्ट्स दिए गए अपना रिपोर्ट बनाने के लिए, उस सब्जेक्ट का पूरा जो उसका हेडिंग है वो है लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार, रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर द डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। एक बार फिर से सुनिए हिंदी में, लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार, इंग्लिश में कहेंगे रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर द डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। इसी मुद्दे पर इसकी कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने भी अपनी कई अनुशंसाएं दी, जिसमें जो महत्वपूर्ण अनुशंसाएं हैं उस पर हम लोग एक एक करके बात करते हैं। नंबर 1,
सबसे पहले इसने कहा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं, PRI लिखा जाता है शॉर्ट में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस PRI को संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए, मतलब संविधान में संशोधन किए जाएं और पंचायतों को संविधान का हिस्सा बनाया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण अनुशंसा जो उसने की वो ये कहा कि पंचायतों के रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शंस हो और निष्पक्ष चुनाव करवाए जाए। तीसरी अनुशंसा जो इसने की वो इन्होंने फिर से न्याय पंचायत की बात की, न्याय पंचायत की स्थापना की जाए, जो इससे पहले अशोक मेहता कमेटी ने कही थी, हालांकि वो उस पर कोई काम नहीं हो पाया। अगली जो अनुशंसा है इसने एक और महत्वपूर्ण बात की, वो था कि ग्राम सभा की स्थापना की जाए। गांव के स्तर पे ग्राम सभा की स्थापना की जाए, और ये एक नई बात थी कि ग्राम सभा की स्थापना की जाए। और ग्राम सभा जो है वो क्या होगी इसके बारे में बताया कि गांव के सभी लोग जो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं वो सभी स्वतः इस ग्राम सभा के सदस्य हो जाएंगे, और वही लोग डिसाइड करेंगे कि क्या विकास के कार्य और अन्य गांव में किस प्रकार के कार्य कहां कहां किन किन जगहों पर करवाए जाने हैं, ये ग्राम सभा डिसाइड करे। उन्होंने ये भी कहा कि ग्राम सभा जो है वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्त हो जाएगी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति हो जाएगी ग्राम सभा। उनका विचार ये था कि जब गांव के लोग डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो गांव के आखिरी व्यक्ति को भी ऐसा लगेगा कि इस लोकतंत्र, इस देश के विकास में उसका भी कुछ न कुछ योगदान है। तो एलएम सिंघवी कमेटी पर हम लोग बात कर रहे हैं। इसने संविधान में संशोधन करके पंचायतों को संविधान में शामिल करने की बात की, निरंतर अंतराल पे चुनाव और निष्पक्ष चुनाव कराने की बात की, इसने न्याय पंचायत के स्थापना की बात की, इसने ग्राम सभा के स्थापना की बात की, और इसने कहा कि ग्राम सभाएं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति होंगी। इसने ये भी कहा कि पंचायतों को अपने दैनिक कार्य और विकास कार्यों को निरंतर चालू रखने के लिए उनको आर्थिक रूप से भी मजबूत करने की आवश्यकता है। और इसने एक बात और कही, और वो क्या, इन्होंने कहा कि पंचायतों के इलेक्शंस में जो भी विवाद होते हैं, जो भी डिस्प्यूट होते हैं, उस डिस्प्यूट में अदालत को इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, और उसके लिए एक जुडिशियल ट्रिब्यूनल बनाया जाना चाहिए। मतलब एक न्यायिक अधिकरण बनाया जाना चाहिए, जुडिशियल ट्रिब्यूनल, जो पंचायतों के इलेक्शन चुनाव में जो भी विवाद होते हैं, जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, उन विवादों के समाधान का कार्य करेगा। जुडिशियल ट्रिब्यूनल जो स्टेट लेवल पे बनेगा, राज्य स्तर पे बनेगा, और ये इसका समाधान निकालेंगे। इसमें अदालतें जो है वो इंटरफेयर जो है वो नहीं करेंगी। तो ये बात एलएम सिंघवी कमेटी ने बताई। एलएम सिंघवी कमेटी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी विषय पर अब आगे एक कमेटी और बनी, उस पर बात कर लेते हैं। कमेटी का नाम रखा गया थुंगन समिति। थुंगन समिति, थुंगन समिति की स्थापना 1988 में की गई। अध्यक्ष थे केपी थुंगन। 1988 में बनाई गई, अध्यक्ष थे केपी थुंगन। इस कमेटी ने भी अपनी अनुशंसाएं की और उन्हीं सभी बातों को रिपीट किया जो पिछली अलग अलग कमेटियों ने बताई, जैसे कि संवैधानिक मान्यता दी जाए पंचायतों को। हाँ, थुंगन कमेटी ने एक बात और ही क्लियर की कि पंचायतें जो होंगी वो 3 टायर होनी चाहिए, मतलब 3 स्तरीय पंचायतें होनी चाहिए, 3 टायर पंचायतें ही होनी चाहिए। ये भी कहा, इसमें ये भी कहा कि जिला परिषद जो होगा वो मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी होगा, मतलब जिला परिषद जो होगी वही सबसे मुख्य संस्था होगी। इसमें
जिला परिषद को महत्व दिया गया। इसने ये भी कहा कि एसटी एससी का पॉपुलेशन के आधार पर आरक्षण हो और साथ साथ महिलाओं को भी पंचायतों में आरक्षण मिलना चाहिए, ये बात भी थुंगन कमेटी ने कही। इसके अलावा कहा कि एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जानी चाहिए जो ये डिसाइड करेगा कि पंचायतों को हर बार कितने फंड, कितने पैसे दिए जाएं उनके विकास कार्यों को निरंतर आरंभ या चालू रखने के लिए। उसने ये भी कहा कि जिला परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो कलेक्टर को ही बनाया जाए, जिला परिषद का अध्यक्ष कलेक्टर को बनाया जाए, स्टेट फाइनेंस कमीशन की स्थापना की जाए, है ना। ये सब चीजें थुंगन कमेटी ने बताई थी जो 1988 में बनी थी। इसके बाद एक कमेटी और बनी कांग्रेस के द्वारा, वो थी गाडगिल कमेटी। गाडगिल कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में पंचायतों के बारे में बात की और इसने भी वही सब बातें की हैं, हम लोग लिख लें उसको, गाडगिल कमेटी। गाडगिल कमेटी भी 1988 में बनी। ये थुंगन कमेटी जो थी ये भी 1988 में ही बनी थी और गाडगिल कमेटी ने भी उन्हीं सभी बातों को रिपीट किया, जैसे संवैधानिकीकरण, मतलब पंचायतों को संविधान में स्थान दिया जाए। इसने ये भी कहा कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्षों का किया जाए। इसने ये भी कहा कि पंचायतें 3 स्तरीय ही होनी चाहिए। इसने ये भी कहा कि पंचायतों का इलेक्शन डायरेक्ट होना चाहिए, मतलब डायरेक्ट निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए। इसने ये भी कहा कि एसटी एससी और महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए पंचायती राज संस्थाओं में। इसने टैक्सेशन की बात की कि पंचायतों को कर लगाने, टैक्स लगाने का अधिकार होना चाहिए। इसने स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात की कि राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जानी चाहिए और इसने स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्थापना की बात भी की, मतलब राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। तो ये गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट हो गई। उसने मतलब आखिरी की 2 कमेटियां जो है, थुंगन कमेटी और गाडगिल कमेटी, इन्होंने पिछली कमेटियों के बाद को ही और अधिक मजबूत किया और अधिक उसको सपोर्ट करके उसको स्ट्रांग बनाया। 1-2 बातें अलग अलग की, जैसे कि गाडगिल कमेटी ने स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्थापना की बात की, थुंगन कमेटी ने स्टेट फाइनेंस कमीशन की स्थापना की बात की। इन दोनों ने कहा कि संवैधानिकीकरण होना चाहिए, इन दोनों ने कहा कि 3 टायर स्ट्रक्चर होना चाहिए, इन दोनों ने कहा है ना कि टैक्सेशन की सुविधा होनी चाहिए। थुंगन कमेटी ने यह भी कहा कि जिला परिषद का अध्यक्ष कलेक्टर ही होना चाहिए। थुंगन कमेटी के बाद गाडगिल कमेटी जो है 1988 में बनाई गई थी, कांग्रेस के द्वारा बनाई गई थी। हाँ, ये मार्कर्स कंप्लीट हो गए, खत्म हो गए हैं। अब चलिए मैं आपको बताते चलता हूँ, आप ऐसे इसको, ये हम लोग सेशन कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर इसको ठीक किया जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने जिन कमेटियों के बारे में बात की उनके बारे में एक बार फिर से बताते हैं। हमने सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में बात की, फिर अशोक मेहता कमेटी के बारे में बात की, फिर हमने जीवी के राव कमेटी के बारे में बात की, फिर हमने एल.एम. सिंघवी कमेटी के बारे में बात की, फिर हमने थुंगन कमेटी के बारे में बात की, फिर हमने गाडगिल कमेटी के बारे में बात की। तो इन कमेटियों को आपको पंचायतों के रेफरेंस में याद रखना है कि पंचायती राज संस्थाओं से ये सब समितियां जो है वो शामिल थी। अब हम आते हैं पंचायतों के संवैधानिकीकरण पर। अंतिम में राजीव गांधी सरकार द्वारा जब एल.एम. सिंघवी कमेटी बनाई गई और उसकी रिपोर्ट में पहली बार कहा गया कि इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, तो राजीव गांधी की सरकार के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिकीकरण के लिए कोशिशें की गई। और क्या कोशिश किया गया? जुलाई 1989 में, जुलाई 1989 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा पंचायतों को संविधान में शामिल करने के लिए संविधान का 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया, लोकसभा में। वह विधेयक लोकसभा में पारित भी हो गया, परंतु राज्यसभा ने उस विधेयक को निरस्त कर दिया। राज्यसभा से विधेयक पास नहीं हो पाया, जिसके कारण वो काम नहीं हो पाया और राजीव गांधी के द्वारा जो कोशिश की गई वो असफल साबित हुई। वहां से जब आगे चलते हैं तो अगली सरकार वीपी सिंह की बनी, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने और वीपी सिंह सरकार के द्वारा भी पंचायतों के स्थापना की कोशिशें की गई। इन कोशिशों में हम देखते हैं कि जून 1990 में
वीपी सिंह सरकार के द्वारा 2 दिनों के लिए मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया, है ना। इसको याद रखिएगा, जून 1990 में 2 दिनों के लिए मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जो स्थानीय जो संस्थाएं हैं, स्वशासी संस्थाएं, उनसे संबंधित था। अन्य मुद्दे भी थे। तो पंचायतों के विकास में लिए और पंचायतों की स्थापना के लिए वीपी सिंह सरकार के द्वारा यह कोशिश की गई। बाद में मुख्यमंत्रियों के साथ जो विचार विमर्श हुए, उसके आधार पर संविधान संशोधन विधेयक भी पेश किया गया, परंतु सरकार गिर जाने के कारण वीपी सिंह सरकार की कोशिश भी जो थी वो कुछ खास काम नहीं कर पाई और सफल ही साबित हुई एक प्रकार से। वहां से हम लोग आगे चलते हैं तो अगले प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के पास आएंगे, और पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा भी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए कोशिशें की गई। उन कोशिशों में वीपी सिंह सरकार ने सबसे पहले राजीव गांधी सरकार के द्वारा 64वां संविधान संशोधन विधेयक जो पेश किया गया था और जिस पर आपत्ति थी लोगों को, उन सभी बातों को, जिन बातों पर आपत्ति थी उनको हटाया और फिर से नया संविधान संशोधन विधेयक एक अपनाया उन्होंने, 73rd, जिसको 73वां संविधान संशोधन विधेयक कहा जाता है। 73वां संविधान संशोधन विधेयक अंतिम रूप से संसद से पारित भी हो गया, 73rd, है ना। 73वां संविधान संशोधन विधेयक सन 1992 में 1992 में संविधान संशोधन विधेयक जो था 73वां, वो संसद से पारित हो गया और राष्ट्रपति ने भी उस पर अपनी मुहर लगा दी, अपनी अनुमति दे दी। और आपको जो डेट याद रखना है वो डेट है 24 अप्रैल 1993 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज संस्थाओं को देश में लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा जो आपका पंचायती राज अधिनियम बना और जो संशोधन हुआ, संशोधन अधिनियम 1992 में ये कंप्लीट हुआ, 1993 में 24 अप्रैल को लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा अब सभी राज्य सरकारों को अपने अपने यहाँ पंचायतों की स्थापना करनी थी, की भी लोगों ने, और यहाँ से फिर पंचायतें जो है वो संविधान का हिस्सा बन गई। संविधान में पार्ट नंबर 9 भाग 9 शामिल किया गया, जिसमें आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक, 243 से लेकर के 243 ओ, इंग्लिश का अल्फाबेट है ओ तक अनुच्छेद शामिल किए गए, और साथ ही साथ संविधान में 11वीं अनुसूची शामिल की गई, 11th शेड्यूल शामिल किया गया। तो 3 चीजें याद रखनी है। पहली बात भाग 9, दूसरा अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, और तीसरी बात संविधान में 11वीं अनुसूची शामिल की गई। 11वीं अनुसूची के आधार पर पंचायतों को 29 सब्जेक्ट हैंड ओवर किए गए, 29 विषय दिए गए जिन पर पंचायतें अपना कोई नियम कानून बना सकती थी और कार्य कर सकती थी। 29 विषय याद रखना है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों को 29 विषय दिए गए कार्य करने के लिए, और इस प्रकार डीपीएसपी में मतलब जो आर्टिकल 40 में लिखा गया था कि पंचायतों की स्थापना करनी है, वह 1992 में जाकर के वह अधिनियम बन गया, और 1993 में 24 अप्रैल को जाकर के फाइनली वो लागू भी हो गया देश में। अब बात यह है कि पंचायतों की स्थापना से फायदा क्या हुआ। पंचायतों की स्थापना से भागीदारी लोकतंत्र का जन्म हुआ, है ना, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का जन्म हुआ। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मतलब गांव का आखिरी व्यक्ति, गांव का अनपढ़ व्यक्ति भी जो है, जो अशिक्षित है, आखिरी व्यक्ति है, वह भी चूंकि ग्राम सभा का सदस्य बन गया अब, और चूंकि वो ग्राम सभा का सदस्य बन गया तो उसका भी प्रत्यक्ष योगदान इस लोकतंत्र में जो है वह सुनिश्चित हो पाया। इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं भी थी। क्या विशेषताएं हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो पास किया गया संसद के द्वारा, उसकी विशेषताओं पर हम बात करने जा रहे हैं। पहली विशेषता के बारे में बात करते हैं कि 3 स्तरीय पंचायतों की स्थापना की गई। पंचायतों की स्थापना जो हुई, इसमें कितने लेवल थे? 3 लेवल थे। कौन कौन? जिला स्तर पे जिला परिषद, पंचायत ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, और ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत। इन सब के नीचे एक अलग संस्था बनाई गई जिसको ग्राम सभा कहा गया। ग्राम सभा में गांव के प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का है उसको शामिल किया गया। ग्राम सभा के अलावे सदस्यों और अध्यक्ष का जो पद है उसका चुनाव कैसे होगा ये भी बताया गया। क्या बताया गया उसको सुनिए।
बताया गया कि ग्राम पंचायत, ध्यान से सुनिएगा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इन सभी के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा, डायरेक्ट इलेक्शन होगा। जबकि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव भी डायरेक्ट इलेक्शन से होगा और पंचायत समिति और जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव इनडायरेक्ट इलेक्शन से होगा। एक बार रिपीट करते हैं, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से, पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से और जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। कार्यकाल फिक्स किया गया 5 सालों का। यह भी कहा गया कि 5 साल के पहले अगर कोई सीट खाली होती है तो 6 महीने के भीतर इलेक्शन करवाए जाएंगे। ये भी कहा गया कि पंचायतों में एसटी एससी को उसकी जनसंख्या के आधार पर सीटों में आरक्षण मिलेगा और महिलाओं को कम से कम 1/3 रिजर्वेशन मिलेगा। एक तिहाई आरक्षण होगा महिलाओं के लिए। बाद में कई राज्यों ने उस एक तिहाई को बढ़ा करके 50% कर दिया, महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन। जैसे आप बिहार का उदाहरण देख लें कि बिहार ने महिलाओं पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया, जिसके बाद अन्य राज्यों ने भी ये काम किया है। तो ये सब विशेषताएं हैं। और भी विशेषताएं हैं, ये भी बताया गया कि पंचायत का इलेक्शन कोई अगर व्यक्ति लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम 21 वर्ष का व्यक्ति ही पंचायत के इलेक्शन को लड़ सकता है। ये भी कहा गया कि पंचायतों के इलेक्शन को करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाएगी। स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टैब्लिश किया जाएगा, जिसमें एक इलेक्शन कमिश्नर होगा जिसका अपॉइंटमेंट राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा पंचायतों को कितने फंड दिए जाएं, क्या उनके पास आर्थिक सुविधा हो, इसको तय करने के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा। राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा सोशल ऑडिट की बात भी की गई कि पंचायतों के द्वारा खर्च किए गए पैसों का सोशल ऑडिट करवाया जाएगा। ये भी कहा गया कि संघ राज्य क्षेत्र जो है, यूनियन टेरिटरीज जो हैं, उन पर पंचायतें लागू नहीं है। अगर लागू करवाना है तो राष्ट्रपति अगर चाहें तो लागू करवा सकते हैं संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायतों को। इसके बाद ये भी कहा गया कि कुछ भारत के क्षेत्र ऐसे हैं जिनको पंचायती राज अधिनियम जो है उससे छूट प्राप्त है, उसमें से छूट दी गई, उनको रियायत दे दी गई। जैसे कौन कौन से राज्य हैं? नागालैंड है, मेघालय है, मिजोरम है, मणिपुर का पहाड़ी एरिया है और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र है, जहाँ उनकी दार्जिलिंग की गोरखा परिषद के द्वारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है। तो इन सभी जगहों को छूट प्राप्त है, इन सभी जगहों को छूट दी गई। अब यहां से जब हम लोग आगे चलते हैं तो हम लोगों को एक चीज और जानना है, पेशा अधिनियम क्या है। पेशा मार्कर खत्म हो गए हैं तो थोड़ी दिक्कत तो हो रही होगी आपको भी, शायद विजिबल पता नहीं हो पा रहा है या नहीं, इसको एक बार आप चेक कर लीजिए। पेशा अधिनियम, PESA। आवाज तो जा ही रही होगी ना, आवाज से सुनिए और उससे अपना नोट्स आज बनाने की कोशिश कीजिए। बीच में मार्कर खत्म हो चुके हैं। चलिए हम लोग पेशा अधिनियम के बारे में बात कर रहे थे। पेशा अधिनियम है ना, प्रोविजन पंचायती राज एक्सटेंशन और जो आपका अधिनियम है उसके एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट एरियाज ऐसे करके इसका फुल फॉर्म है। 1996 में ये अधिनियम बनाया गया। पेशा अधिनियम 1996 में बनाया गया, जिसके तहत उन राज्यों में जहां पर शेड्यूल्ड लोग रहते हैं, मतलब अनुसूचित लोग रहते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जहां पर अधिक जनसंख्या है, वहां पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के ट्रेडिशनल कल्चर्स, पारंपरिक जो संस्कृति है उनकी, पारंपरिक उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कल्चरल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको बचाए रखने के लिए पेशा अधिनियम लागू किया गया 1996 में। आगे चल करके 2016 में इसमें संशोधन किए गए। और आपको ये याद रखना है कि पेशा किन किन राज्यों में लागू है। तो पेशा अधिनियम जो है वो 5वीं अनुसूची में, संविधान की 5th शेड्यूल में जो राज्य जिनके बारे में बताया गया है, उन राज्यों में पेशा अधिनियम लागू है। 2016 में जाकर के उन राज्यों को संशोधित किया गया और कुछ राज्य उसमें ऐड भी किए गए। कौन कौन से राज्य हैं मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए। 2016 में जो इसका संशोधन हुआ है उसके अनुसार 10 राज्यों में, भारत के 10 राज्यों में
पेशा अधिनियम, पेशा एक्ट जो है वो लागू है। कौन कौन से राज्य हैं? ये है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं राज्यों के नाम, जो 10 राज्य हैं जिनमें पेशा एक्ट लागू है। फिर से सुनिए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। इन राज्यों में पेशा अधिनियम लागू है, जो विशेष करके आदिवासी जनजातियों के लिए, एसटी समुदाय के लिए है। और उनका जो ट्रेडिशनल कल्चर है, ट्रेडिशनल जो उनकी प्रथा है, जैसे अगर आप देखें मुंडा जो एक आदिवासी जनजाति है, उसमें मुंडा मान की एक प्रथा है। इस प्रकार के अलग अलग कई प्रथाएं हैं, उनका अपना स्थानीय प्रशासन भी है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी है। तो उसको बचाए रखने के लिए, उसको प्रिजर्व रखने के लिए पेशा अधिनियम लागू किया गया। 1996 में लागू हुआ था और 2016 में इसमें संशोधन किए गए। सबसे अंत में इस सेशन की एक बात आप और जानें कि बिहार में 23 वर्षों के पश्चात सन 2001 में पंचायतों के चुनाव करवाए गए थे। ये सबसे लंबा ड्यूरेशन है किसी राज्य में पंचायतों के चुनाव होने के। 23 वर्षों के बाद, आफ्टर 23 इयर्स, बिहार में पंचायतों के चुनाव 2001 में करवाए गए थे। मतलब इससे पहले 2001 से 23 साल पहले इलेक्शन हुए होंगे बिहार। तो आज का सेशन अब यहीं पर खत्म करते हैं हम लोग। और आज के सेशन में हमने कई बातें की, पंचायतों के बारे में, पंचायतों का इतिहास के बारे में बात की, उसके संवैधानिकीकरण, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन की बात की, और वर्तमान स्थिति क्या है इसकी भी बात की। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। एक समस्या लेकिन जरूर हुई इस सेशन में कि मार्कर्स जो थे वो उनमें इंक खत्म हो गई है, तो चूंकि बीच सेशन को रोक करके मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा आपको विजिबिलिटी में दिक्कत हुई होगी, देखने में दिक्कत हुई होगी, लेकिन ऑडियो जो है वो प्रॉपर आपको आपके पास पहुंच रहा होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उससे अपना नोट्स बनाएंगे, और जहां कहीं भी दिक्कत होगा, जहां कहीं भी समस्या होगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, उसका जवाब आपको दिया जाएगा, उसका समाधान बताया जाएगा। आज के सेशन में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच।